Hello, this is Ravindra Kumar Pandey, and I am going to teach you 12th Standard Economics. And before we start the topic, I want to discuss the syllabus of 12th Standard of Economics. So basically, syllabus में क्या क्या पढ़ना है, what we read in 12th standard economics. Okay, so है क्या क्या syllabus में है क्या, what are the portions, what are the topic included in 12th standard economics. तो है क्या, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कैटेगरी, 3 कैटेगरी में बांटा गया है सिलेबस को. ठीक है, तो पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है और पार्ट सी में क्या है. ठीक है, तो पार्ट ए में क्या है सिलेबस में, तो पार्ट ए में है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है ना, तो इसमें है कि हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमें पढ़ने का जरूरत क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रिलेवेंस क्या है, और हम लोग पढ़ते क्यों हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को में समझना क्या क्या है. ठीक है क्या एक्चुअली. ठीक है, तो सारा कुछ है इसमें. अब नेक्स्ट टॉपिक, इसी पार्ट ए का नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स. ठीक है, तो इसमें नेशनल इनकम होता क्या है, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, बहुत सारा जो है तरीके से जो है नेशनल इनकम निकालते हैं. तो उसमें जो है बहुत सारा टूल्स यूज होता है, तो उसको हम लोग को पढ़ना है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है, और इसका भी तरीका है अलग अलग. ठीक है, तीसरा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग. मनी बैंकिंग में क्या है, तो मनी बैंकिंग में है जैसे आरबीआई इंस्टीट्यूट, हमारा जो है मनी मार्केट कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है, हमारा वही जो है उसी को अथॉरिटी है. ठीक है ना, तो वही हमारा सब जो है मनी मार्केट को कंट्रोल करता है. तो उसमें मनी बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो है मनी मार्केट में मनी मार्केट जो है आरबीआई का टूल्स वगैरह पढ़ेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब जो है जो आरबीआई का टूल्स है वो सब भी पढ़ना है. उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो मैक्रो का हिस्सा है ही, एम्प्लॉयमेंट का चर्चा होगा ही. ठीक है, अब गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट जो है कैसा बजट है हम लोग का, तो हमेशा डेफिसिट बजट रहता है, तो पढ़ना है. उसमें डिफिसिट बहुत तरह का होता है, तो जो है डेफिसिट के बारे में पढ़ना है, डेफिसिट निकालते हैं और उसको फिर बोरोइंग है, उसको क्या मतलब कि उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, ये वगैरह, उसके लिए वो भी एक चैलेंजेस है. ठीक है, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है ना, तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़ेंगे, तो कितना एक्सपोर्ट किए, कितना इंपोर्ट किए, तो ये सब. अब तो टाइम है ग्लोबलाइजेशन का, अब तो मैक्रो का हिस्सा क्या है, मैक्रो में इकोनॉमी एज ए होल पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, मतलब कंट्री का पूरा इकोनॉमी, पूरा दुनिया का इकोनॉमी को समझना है, और ये मैक्रो का हिस्सा है. ठीक है, मैक्रो में पूरा दुनिया का इकोनॉमी को समझना है. ठीक है ना, और इकोनॉमिक चैलेंजेस आएगा, उसको भी पढ़ना है, इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे जो है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं. ठीक है, नहीं तो ये सब भी हमारा मैक्रो का ही हिस्सा है. ठीक है, अब ये सब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह भी इसमें पढ़ना है, वो सब देख लेंगे टॉपिक जब डिस्कशन करेंगे उस समय जो है. पार्ट बी में क्या है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 5 ईयर प्लान इसमें पढ़ना है. डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है 1947 से 1990, 1947 से 1990 तक कैसा डेवलपिंग फेज था, कैसा था डेवलपमेंट का, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो इसको पढ़ना है. तो हम लोग 5 ईयर प्लान बनाते थे, ये होता था, वो होता था, बहुत सारा. लेकिन हमारा जो इकोनॉमी था वो आइसोलेट टाइप का था, आइसोलेट है, बहुत ज्यादा व्यापार और बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह सब, हमारा ओपन इकोनॉमी नहीं था हमारा. उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया 1991 में, जो है इसमें इसको एलपीजी बोला जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये नरसिम्हा राव की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में लिबरलाइज किया गया. अब दुनिया चूंकि आइसोलेट, यहाँ 1989 के आसपास हमें अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है, गोल्ड रिजर्व, हाँ, जो है हमें अपना देश का सोना जो है वो गिरवी रखना पड़ा था जापान का बैंक और यहाँ. उसके बाद समझ में आया कि नहीं, तो फिर ये सब देखा गया कि नहीं, अब आइसोलेट होके रहने से फायदा नहीं है, अब इसलिए
जो है इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, ज्यादा लोगों के लिए खोल दिया गया, बाहर फॉरेन कंट्रीज के लिए खोल दिया गया हमारा, वही लिबरलाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट एंटिटी को जो है ज्यादा शामिल करने का जो है छूट दे दिया गया, उसमें बहुत तरह का जो है छूट दिया गया प्राइवेट एंटिटीज को। ग्लोबलाइजेशन तो पूरा दुनिया से हम लोग जुड़ गए, पूरा दुनिया से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने लगे, और भी बहुत सारा एफडीआई आने लगा, एफआईआई, ये सब टूल्स है, ये सब भी पढ़ेंगे। एफडीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, ठीक है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, अभी क्या क्या है हमारा इकोनॉमी किस किस चैलेंजेस को फेस कर रहा है, क्या क्या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आगे कौन कौन सा रोड़ा हमारे आगे आ रहा है, उसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इसमें पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह जो है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो ह्यूमन क्या है, रिसोर्स की तरह है, तो हमारा ह्यूमन क्या होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, बाहर चला जाता है, तो हम लोग कुछ उसमें तो हम लोग कुछ यहाँ उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस है, जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेस अच्छा होगा वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा। ह्यूमन भी क्या है, रिसोर्स, पॉवर्टी, हर इकोनॉमी का समस्या होता है पॉवर्टी, ठीक है। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना संभव नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सब जो है हमारा रोड़ा है, जो है रूरल डेवलपमेंट को जो है फोकस है हमारा इकोनॉमी। रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो पूरा कंट्री का विकास नहीं होगा, कोई एरिया जो है आगे बढ़ जाएगा, कोई एरिया पीछे रह जाएगा। रूरल एरिया को भी स्पेसिफिक जो है गवर्नमेंट ही ध्यान देता है ज्यादा। तो ये सब जो है चैलेंजेस और ये सब में है, ये सब डिस्कशन करेंगे। डेवलपिंग एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विथ नेबर्स, नेबर्स में कौन कौन, पड़ोसी मुल्क कौन कौन है हम लोग का। तो हमारा जो ज्यादातर गरीब ही राष्ट्र है, गरीब ही मुल्क है। तो अगल बगल जैसे नेपाल है, भूटान है, ये सब क्या है, गरीब मुल्क है, ठीक है। तो दमदार मुल्क में अगर देखेंगे तो एक चाइना है जो हमारा पड़ोसी में थोड़ा दमदार है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो उससे कंपैरिजन करना थोड़ा जो है फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। तो उसका कंपैरिजन देखेंगे कि कम्युनिस्ट कंट्री होने के बाद भी, कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इतना आगे बढ़ा और जो है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। इवन अमेरिका भी जो है अपना अमेरिकी कंपनी भी है, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग जो स्मॉल चीज है, बहुत स्मॉल क्या बहुत सारा चीज है, खासकर हार्डवेयर वगैरह जो है चाइना से ही बनवाता है। तो ये सब क्यों बना, चाइना क्यों बना इतना हार्डवेयर का, या फिर जो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग हब क्यों बना, कैसे बना, ये सब हम लोग देखेंगे और तुलना करेंगे अपने से, हम लोग क्यों नहीं बन पाए। हम लोग सर्विस सेक्टर में आगे बढ़े, हमारा जो है जेनरिक मेडिसिन या मेडिसिन सेक्टर जो है ये भी ठीक राइज किया, हम लोग भी ठीक ठाक राइज किए, लेकिन चाइना से हम लोग थोड़ा सा पिछड़ गए, जबकि हम लोग आजाद लगभग साथ में हुए थे। तो आखिर हम लोग क्यों पिछड़ गए, और इसमें हमारा जो है जो है पॉलिटिकल सिनेरियो, या फिर कहेंगे हमारा जो है देश का जो है पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, ये सब भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों कम्युनिस्ट कंट्री वो आगे बढ़ गया और हम लोग क्यों पिछड़ गए। तो ये सब है। पाकिस्तान के साथ भी कंपैरिजन को लिखा गया है, सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन उससे कंपैरिजन करके कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। चाइना से कंपैरिजन देखेंगे हम लोग, बेसिकली इसमें कंपैरिजन करेंगे तो ठीक है। और भी सब कंट्री है छोटा छोटा, वो सबसे म्यांमार है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश अभी ठीक ठाक राइज कर रहा है, उसके साथ थोड़ा सा देख लेंगे कि वहाँ क्या क्या है। वहाँ टेक्सटाइल मिल, हम कौन कौन सा क्षेत्र है जहां हम लोग को कॉम्पीट कर रहा है वो बांग्लादेश, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये तो सिलेबस। और पार्ट सी है, पार्ट सी में क्या है, सिर्फ प्रोजेक्ट वगैरह है, वो सब देखा जाएगा। मेनली सिलेबस पार्ट 1 पार्ट बी, उसमें प्रोजेक्ट वगैरह है, वो सब देख लेंगे पार्ट सी में, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो है क्या, माइक्रो क्या था, इसका उल्टा था, इंडिविजुअल लेवल पे। जब भी इंडिविजुअल यूनिटी का इंडिविजुअल आदमी का इनकम निकालते थे, तो आउटपुट निकालते थे, प्रोडक्शन निकालते थे, तो वो माइक्रो का हिस्सा होता था। यहाँ पे क्या है, मैक्रो। मैक्रो मतलब एज ए होल पढ़ना है, हम लोग को सारा चीज इसमें इंक्लूडेड है। देखिए डेफिनेशन क्या है मैक्रो का। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स
विच स्टडीज इकोनॉमी इशू इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। ये देखिए इकोनॉमी एज ए होल, ठीक है, पूरे कंप्लीटली जो है इकोनॉमी को हम लोग पढ़ते हैं इसमें। हाँ, सारा टूल्स इसमें यूज होगा, सब सारा जो है बड़े लेवल पे जो है इकोनॉमी को, जैसे देश का इकोनॉमी, दुनिया का इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमिक जो है टूल्स है इसमें, सारा कुछ को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। नेशनल इनकम निकालना, नेशनल प्रोडक्शन निकालना, जीडीपी निकालना, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना, ये सब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। मतलब आप जो है मनी, देखिए मनी एंड बैंकिंग भी पढ़ना है इसमें, आरबीआई वगैरह जो है, मतलब सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है मैक्रो में। सारा कुछ जो भी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसके रिगार्डिंग सारा कुछ, जो भी हम लोग प्रोसेस होता है, जो भी होता है, जो भी प्रोसेस इंक्लूडेड है, सारा कुछ को हम लोग को पढ़ना है इसमें। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो वर्ड जो है डेराइव किया गया है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से। मैक्रोस का क्या मतलब होता है? लार्ज। लार्ज का मतलब इकोनॉमी एज ए होल। यहाँ ए का मतलब है मैक्रो में, ए जो है इसका मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब कि इंटीग्रेट वे में सब चीज जोड़ के हम लोग पढ़ते हैं। पहले ही बताया मैंने कि सब कुछ जो है इकोनॉमी एज ए होल पढ़ने का मतलब है सबको इंटीग्रेट करके, सब चीज को जो है जोड़ के पढ़ना। जैसे सिर्फ यहाँ का नहीं, यहाँ प्रोडक्शन है, यहाँ है क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, सारा कुछ इसमें, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, हर कुछ इंक्लूडेड है इसमें। हर चीज हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। तो ये तो अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है। आगे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है, इसी में इंट्रोडक्टरी पार्ट का ही हिस्सा है। मैक्रो में डिफरेंस पूरा अच्छे से देखेंगे, फिर है स्कोप और सिग्निफिकेंस देखेंगे, फिर हम लोग नेशनल इनकम वगैरह आगे टॉपिक इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये वीडियो मैं अभी समाप्त करता हूँ। आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।